डेढ़ दो दशक तक उत्तराखंड की जो पूरी बीजेपी की राजनीति है वो इन्हीं तीन छत्रपों के आसपास, इन्हीं तीन कैंपों के इर्द गिर्द घूमती रही। जो तीन पुराने छत्रपों को अब तीन नए चेहरे रिप्लेस कर रहे हैं, तो क्या उसने प्रदेश के नेतृत्व को एक संदेश भी देने की कोशिश की है कि यस यू आर बॉस बट नॉट द बिग बॉस। नमस्कार, द न्यूज अड्डा के खास पॉलिटिकल शो प्योर पॉलिटिक्स विद पवन में आपका स्वागत है। जिस तरह से उत्तराखंड की बीजेपी ने 5 की 5 लोकसभा सीटें तय कर दी हैं, इसके बड़े सियासी मायने हैं। सवाल ये नहीं कि डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक का हरिद्वार से टिकट कट गया और दूसरे पूर्व मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत का पौड़ी गढ़वाल से टिकट कट गया, या त्रिवेंद्र सिंह रावत को, पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत को हरिद्वार से टिकट मिल गया, या फिर बीजेपी के राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी अनिल बलूनी को पौड़ी गढ़वाल से टिकट मिल गया। इन टिकटों के बंटवारे के बहुत बड़े सियासी मायने हैं। क्या समझा जाए कि जो करीब करीब पिछले 20 साल की उत्तराखंड की राजनीति में जो एक त्रिकोण बना हुआ था, जो एक तीन कैंप बने हुए थे, क्या वो तीनों कैंप खत्म हो गए? क्या कल जो टिकट का बंटवारा हुआ तो ये मान लिया जाए कि वो जो तीन ध्रुव थे, वो तीन जो कैंप थे बीजेपी के भीतर, निश्चित तौर पे आप समझ गए मैं किन तीन कैंपों की बात कर रहा हूं। डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक, जिनका हरिद्वार से टिकट कट गया, करीब 33-34 साल की जो उनकी जो लगातार जो चुनावी लड़ाई थी, उसमें पहली बार ब्रेक लगा है। तो क्या समझें कि भगत सिंह कोश्यारी पहले ही एक्टिव पॉलिटिक्स से परे हो चुके थे, उनसे पहले भुवन चंद खंडूड़ी मुख्यधारा की राजनीति से दूर हो गए थे, वो रिटायरमेंट पे थे। भगद्दा महाराष्ट्र राजभवन के बाद के एपिसोड के बाद से रिटायरमेंट मोड में है। उस कड़ी के जो तीसरे कैंप, जो अंतिम कैंप बचा हुआ था उस दौर की राजनीति का, वो डॉक्टर निशंक का कैंप था। लेकिन जिस तरह से मोदी शाह की मौजूदा दौर की बीजेपी की राजनीति है, अब ऐसा लगता है कि ये आखिरी ध्रुव भी, अब ये आखिरी गढ़ भी उस दौर की त्रिकोण का अब एक तरह से डहता हुआ नजर आ रहा है। तो कौन से वो समीकरण हैं जो हमें एक नए दौर की बीजेपी की राजनीति का, जो पहाड़ पॉलिटिक्स में जो नया जो सीन है, जो नई तस्वीर है, वो हमें दिखाते हैं। सवाल ये नहीं कि राज्यसभा सांसद रहे अनिल बलूनी को इस बार लोकसभा का टिकट मिल गया, या 2021 में मार्च में जिस तरह से बड़े बेआबरू होकर तेरे कूचे से हम निकले, जिस तरह से त्रिवेंद्र सिंह रावत को बजट सत्र के दौरान गैरसैंण से एक तरह से सत्ता से बेदखल होना पड़ा था, उसके 3 साल तक जिस तरह से त्रिवेंद्र सिंह रावत दम साधे रहे, लगातार पार्टी की लाइन पर चलते रहे, पूरे प्रदेश में वो घूमते रहे, लगातार केंद्रीय नेतृत्व के संपर्क में रहे, तो क्या समझा जाए कि अब वक्त आ गया कि त्रिवेंद्र सिंह रावत का जो राजनीतिक वनवास एक तरह से था वो खत्म हो गया? क्योंकि हरिद्वार की जो सीट है, ये सीट बीजेपी के लिए, खासतौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रतिष्ठा के लिहाज से बेहद जरूरी सीट है, बेहद अहम सीट है। ऐसे दौर में जब बीजेपी 2024 की चुनौती को राम मंदिर के निर्माण के बाद जिस तरह से आगे बढ़कर के 400 पार का दावा कर रही है, उस दौर में धर्मनगरी हरिद्वार की सीट की अहमियत समझी जा सकती है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए। और यहां दावेदारों की कमी नहीं थी बीजेपी में, उसके बावजूद त्रिवेंद्र सिंह रावत को मौका दिया है। तो क्या समझा जाए कि हरिद्वार से एक तरह से फिर से त्रिवेंद्र सिंह रावत का जो राजनीतिक सिक्का है, वो 3 साल के विराम के बाद एकदम से फिर चल निकलेगा? ये अपने आप एक महत्वपूर्ण फैक्टर है। हरिद्वार की राजनीति और देहरादून जिले की, यानी 2 जिलों की राजनीति एक तरह से हरिद्वार लोकसभा सीट से प्रभावित होती है। अगर हम बात करें पौड़ी गढ़वाल सीट की, आप याद कीजिए हेमवती नंदन बहुगुणा ने किस जमाने में, जब इंदिरा गांधी से उनकी एक तरह से ठन गई थी, उस जमाने में किस तरह से गढ़वाल की सीट प्रतिष्ठा की सीट बनी थी। आज भी उसी प्रतिष्ठा की सीट है, क्योंकि पौड़ी जिला उत्तराखंड की सियासत का एक तरह से ड्राइविंग फोर्स रहती है, और यह बताता है कि सबसे ज्यादा अगर पूर्व मुख्यमंत्री हैं तो इसी जिले से है। तो आप समझ सकते हैं कि अनिल बलूनी को जिस तरह से मोटे तौर पर देखा जाए तो 2005 के कोटद्वार के विधानसभा के एक चुनाव के बाद ये सीधे तौर पर जमीनी चुनावी लड़ाई में उनका आगाज है। तो क्या समझा जाए कि अनिल बलूनी, अगर भविष्य में बीजेपी को बहुमत मिलता है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फिर से ताजपोशी होती है, तो क्या अनिल बलूनी वो चेहरे होंगे जिनको केंद्र में इस बार नुमाइंदगी मिलने वाली है? क्योंकि ये सभी जानते हैं, पहाड़ का बच्चा बच्चा जानता है कि अनिल बलूनी की दिल्ली दरबार में बहुत मजबूत पकड़ है। चाहे फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से उनका 2000-2002 के से लगातार जो उनका रिश्ता बना हुआ है, या फिर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से जो उनका रिश्ता है। अब तो यहां तक भी कहा जाने लगा है कि अनिल बलूनी अब अमित शाह के बेहद करीबी खासम खास लोगों में गिने जाते हैं।
तो आप समझ सकते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से अमित शाह तक किस तरह से अनिल बलूनी के रिश्ते हैं। तो क्या समझा जाए कि गढ़वाल की नुमाइंदगी, क्योंकि गढ़वाल की नुमाइंदगी जो नेता करता है उसको लेकर के ये माना जाता है कि उत्तराखंड की राजनीति में उनका भविष्य आगे बहुत सुनहरा होने वाला है। तो क्या समझा जाए कि अनिल बलूनी जो राज्यसभा की राजनीति से और जो बीजेपी कार्यालय की पॉलिटिक्स से निकलकर अब जमीन पर अपना दमखम दिखाएंगे। उससे भी बड़ी बात यह है कि क्योंकि 3 जो लोकसभा सीट थी, चाहे वो नैनीताल की हो, चाहे टिहरी गढ़वाल की हो, अल्मोड़ा की सुरक्षित सीट हो, वहां बीजेपी ने कोई छेड़छाड़ नहीं की। तीनों सिटिंग सांसदों को मौका दे दिया। लेकिन इन 2 सीटों पर एक तरह से तलवारें तनी हुई थी, क्योंकि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का भी इंटरेस्ट था हरिद्वार में भी और पौड़ी सीट को लेकर भी। बीजेपी के भीतर यह चर्चा थी कि मुख्यमंत्री चाहते हैं कि स्वामी यतीश्वरन को हरिद्वार से मौका दिया जाए या फिर रमेश पोखरियाल निशंक को ही मौका दिया जाए। मुख्यमंत्री धामी यहां तक भी चाहते थे कि पौड़ी में भी अगर बहुत उनके मन मुताबिक प्रत्याशी नहीं आ पा रहा है तो तीरथ सिंह रावत को ही कंटिन्यू किया जाए। लेकिन ये अपने आप में जो एक तरह से जो बीजेपी ने टिकटों का बंटवारा किया हरिद्वार में और पौड़ी में, ये बताता है कि किस तरह से केंद्रीय नेतृत्व बीजेपी का हर चीज पर नजर रखे हुए कहीं ना कहीं समझा जाए तो एक पावर का बैलेंस करने की भी कोशिश हुई है। क्योंकि हरिद्वार सीट पर चाहे 4 बार के विधायक, पूर्व कैबिनेट मंत्री, पूर्व बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक भी दावेदार थे। मदन कौशिक पिछले 4 चुनाव से दावेदारी लगातार लोकसभा टिकट को लेकर कर रहे हैं, उनको मौका नहीं मिल रहा है। 2 बार से लगातार रमेश पोखरियाल वहां से जीतकर आ रहे थे। केंद्र में 2019 में जीत के आए तो मंत्री भी बने, भारी भरकम उनको शिक्षा जैसा महकमा भी मिला, लेकिन पहले महकमा छीना और अब हरिद्वार सीट भी उनसे छीन गई है। वहां त्रिवेंद्र सिंह रावत की दावेदारी, स्वामी यतीश्वरन को मौका नहीं दिया गया। हरिद्वार की बहुत ही बड़ी सीट है, वहां से त्रिवेंद्र सिंह रावत को मौका दिया जाना। त्रिवेंद्र सिंह रावत और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के संबंध बहुत ज्यादा चर्चा करने की जरूरत नहीं, सभी जानते हैं कि बहुत उस तरह के दोस्ताना संबंध नहीं है जिस तरह के होने चाहिए। तो क्या हरिद्वार जिले में एक तरह से पावर का बैलेंस करने की कोशिश की गई है? त्रिवेंद्र सिंह रावत वहां से अगर जीत के जाते हैं, वो सांसद बनते हैं, तो फिर जो सत्ता का समीकरण हरिद्वार जिले में है वो एक तरह से बैलेंसिंग एक्ट है। इसी तरह से अनिल बलूनी को पौड़ी से उतारना, पौड़ी गढ़वाल से उतारना अपने आप में बताता है कि एक तरह से बीजेपी का जो राष्ट्रीय नेतृत्व है उसने प्रदेश के नेतृत्व को एक संदेश भी देने की कोशिश की है कि यस, यू आर बॉस बट नॉट द बिग बॉस एंड यू आर नॉट द ओनली बॉस। क्योंकि बिग बॉस की नजर सब पर है और उत्तराखंड की राजनीति में, छोटा राज्य भले हो लेकिन बहुत महत्व है। प्रधानमंत्री जिस तरह 5 से 7 बार उत्तराखंड टूर कर चुके हैं अपने पीएमओ के कार्यकाल के दौरान, तो ये बताता है कि ये राज्य कितना राष्ट्रीय महत्व का है बीजेपी की राजनीति के लिहाज से। केदारनाथ बद्रीनाथ के नजरिए से भी इसे देखा जा सकता है और जो हिंदू ध्रुवीकरण की राजनीति उस नजरिए से भी देखा जा सकता है। तो क्या समझा जाए कि एक जमाने में जिस तरह से भगत सिंह कोश्यारी जो कुमाऊं की राजनीति के सबसे बड़े चेहरे होते थे, उसके बाद गढ़वाल की राजनीति के सबसे बड़े चेहरे जनरल भुवन चंद खंडूड़ी बन गए थे, उसके बाद जब मुख्यमंत्री की दौड़ में रमेश पोखरियाल निशंक आते तो वो एक तीसरा धड़ा बन गए थे। काफी सालों तक उत्तराखंड किया, कहा जाए कि करीब करीब 1.5-2 दशक तक उत्तराखंड की जो पूरी बीजेपी की राजनीति है वो इन्हीं 3 क्षत्रपों के आसपास, इन्हीं 3 कैंपों के इर्द गिर्द घूमती रही। एक कैंप निशंक का हुआ, तो एक खंडूड़ी का हुआ, तो एक भगद्दा का हुआ। तो क्या समझा जाए कि तब के 3 कैंप आज एक तरह से नए रूप में सामने आ रहे हैं। कुमाऊं की नुमाइंदगी अब भगद्दा नहीं, खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी करते हैं। उनसे बड़ा चेहरा अब कुमाऊं की राजनीति में कोई नहीं है। कुमाऊं की चाहे ठाकुर राजनीति हो चाहे कुमाऊं की राजनीति हो, तो क्या समझा जाए कि जो अब तस्वीर जो नई बन रही है पहाड़ पॉलिटिक्स में, बीजेपी की पहाड़ पॉलिटिक्स में, जो 3 पुराने छत्रपों को अब 3 नए चेहरे रिप्लेस कर रहे हैं, तो क्या समझा जाए कि पहले भी गढ़वाल में 2 कैंप होते थे, खंडूड़ी और निशंक के, अब वहां त्रिवेंद्र सिंह रावत की वापसी जो हरिद्वार से हो रही है, तो क्या समझ जाए कि वो कैंप, क्योंकि त्रिवेंद्र सिंह रावत मुख्यमंत्री पद से हटने के बावजूद भी उनके घर पे उनके समर्थकों, असंतुष्ट विधायकों, पूर्व विधायकों का एक जमघट, एक जमावड़ा लगातार निरंतर देखा गया था। अब उनकी हरिद्वार में वापसी हो रही, तो क्या समझा जाए कि त्रिवेंद्र सिंह रावत में बहुत दमखम अभी बाकी है और वो एक पारी खेलने की तरफ बढ़ रहे हैं और हरिद्वार की टिकट उनकी एक तरह से केंद्रीय राजनीति की वो टिकट है जो आगे भी उनके लिए बहुत काम आने वाली। तो क्या एक धड़ा त्रिवेंद्र सिंह रावत का अब बन करके उभरेगा उत्तराखंड में बीजेपी की पॉलिटिक्स में? और जो तीसरा धड़ा है जो अब तक दिल्ली से चीजों को देख रहा था, अनिल बलूनी, क्या अब तक जो दिल्ली से जो चीजें देख रहे थे, उत्तराखंड के तमाम नेता उनके संपर्क में थे, उनके घर ऐसा कौन उत्तराखंड का नेता नहीं जो वहां पहुंचता था, अगर दिल्ली गया तो अनिल बलूनी से जरूर मिलता था। ये उनकी ताकत, उनके रसूख और बीजेपी दरबार में उनके कद का एहसास कराता था। तो अब वो गढ़वाल की, उसी गढ़वाल की सीट, प्रतिष्ठित सीट से वो आ रहे हैं जहां से एच.एन. बहुगुणा रहे हों, चाहे भुवन चंद खंडूड़ी रहे हों या दूसरे नेता भी रहे हों, चाहे अभी
तीरथ सिंह रावत वहां की नुमाइंदगी कर रहे। तो क्या समझा जाए कि अब तीनों छत्र एक तरह से तीन कैंप के तौर पर सामने आएंगी। तो मोटे तौर पर नतीजा क्या रहता है, जनता किसको वोट देती है वो अपनी जगह है, लेकिन मोटे तौर पर अगर इन बीजेपी के टिकटों के बंटवारे को अगर हम देखते हैं, इस टिकट डिस्ट्रीब्यूशन से पता चलता है कि तब के जो तीन चेहरे थे, खंडूड़ी, कोश्यारी, निशंक, अब एक तरह से धामी, त्रिवेंद्र और बलूनी में रिप्लेस हो चुके हैं। यानी उत्तराखंड की बीजेपी की पॉलिटिक्स बेहद इंटरेस्टिंग मोड पर पहुंच चुकी है। देखना दिलचस्प होगा। अभी थोड़ा सा इंतजार है, क्योंकि कांग्रेस ने हरिद्वार में किसको उतारना है, क्या त्रिवेंद्र सिंह रावत वर्सेस हरीश रावत होने वाला, रावत वर्सेस रावत हरिद्वार में देखने को मिलेगा, या नैनीताल में क्या होने वाला। यानी अभी कांग्रेस को अपने दो खिलाड़ियों को मैदान में और उतारना बाकी है। लेकिन कुल मिलाकर के बीजेपी की जो पांचों चेहरे सामने आ गए, उससे एक तरह से बीजेपी के भीतर की जो पॉलिटिक्स है वो बेहद इंटरेस्टिंग हो गई है। दोस्तों, इस तरह के और बहुत सारे पॉलिटिकल